जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, टारगेट विद सूर्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट है। बच्चों, इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, इसलिए आप सभी इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक क्लास आप तक जरूर पहुंच पाए। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं क्वेश्चनों की। बिना कुछ देरी के पहले क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन एक है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर आप बताइएगा। तो सबसे पुराना जो शास्त्रीय नृत्य है बच्चों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट जवाब, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है बच्चों, और ये कहाँ का है बच्चों? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु का। ठीक है, यदि क्वेश्चन आ जाए कि सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आप बताएंगे कि सबसे नया जो शास्त्रीय नृत्य है वो होगा कौन सा? सत्रिया। सत्रिया सबसे नया है बच्चों, और ये कहाँ का है? तो सत्रिया कहाँ का है बच्चों? असम का है। कहाँ का? असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। ठीक है, आप याद रखिएगा। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। साथियों, शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है? तो शास्त्रीय नृत्यों की जो कुल संख्या है वो 8 है साथियों। ठीक है, आप याद रखिएगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, सबसे पुराना भरतनाट्यम है और सबसे नया बच्चों सत्रिया है। ठीक है, किस बुक से हमको शास्त्रीय नृत्य का पता चलता है? तो बुक का नाम क्या है बच्चों? बताइएगा आप सभी। बुक का नाम है बच्चों क्या? नाट्य शास्त्र। क्या बच्चों? नाट्य शास्त्र बुक से हमें क्या पता चलता है? शास्त्रीय नृत्यों का। नाट्य शास्त्र। ठीक है, आप याद रखिएगा। और नाट्य शास्त्र के जो रचयिता हैं वे कौन है बच्चों? तो वे हो जाएंगे क्या? भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि। भरत मुनि की नाट्य शास्त्र से हमें क्या मिलता है? शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी मिलती है। ठीक है, इतना सब कुछ आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बताइएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, लिम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लिम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है बच्चों? आप बताइएगा। प्रसिद्ध, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। ठीक है, लिम जो है बच्चों नागालैंड का लोक नृत्य है। ठीक है, हम बात करते हैं नागालैंड के अन्य नृत्यों की। तो कौन कौन से हैं बच्चों नागालैंड के और नृत्य? जैसे कि हम बात करें बच्चों, नूरालिम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? साथियों क्या होगा? नूरालिम होगा। नूरालिम आप लिखिएगा। नूरालिम, नूरालिम। ठीक है, ये कहाँ का हो जाएगा? नूरालिम नागालैंड का। दूसरा है बच्चों चोंग हो जाएगा। एक चोंग, चोंग। अगला है बच्चों मोड़ से हो जाएगा। क्या बच्चों? मोड़ से। अगला है बच्चों बांस हो जाएगा। ये सभी कहाँ के हैं? नागालैंड का। और एक और है बच्चों क्या? रेंगमा। रेंगमा भी, ये भी कहाँ का है? नागालैंड का है। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है बच्चों, बहुत ही आसान है, आप याद रखिएगा। जो नाग होता है बच्चों, नाग होता है, उसकी क्या होती है? चोंग होती है, चोंच होती है, आप इतना याद रखिएगा। उसे क्या बच्चों? बांस से पकड़ा जा सकता है। ठीक है, वह मोड़ से लेता है, मोड़ से कुछ इस टाइप से रेंगता है ना बच्चों, चोंग होती है उसकी। और रेंगता भी है बच्चों, रेंगमा। तो आप नागालैंड के सारे लोक नृत्य याद कर सकते हैं इस ट्रिक से। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो आप जानते हैं कि बच्चों जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था सन 2023 में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 2023 में इन्हें क्या मिला था बच्चों? आप याद रखिएगा, पद्म विभूषण। ठीक है, यदि पूछ ले क्वेश्चन के ग्रेमी कब मिला बच्चों किनको? जाकिर हुसैन को, तो ग्रेमी अवार्ड कब मिला बच्चों? ग्रेमी पुरस्कार जो मिला बच्चों 2000 कितने को मिला बच्चों? 2024 में इन्हें क्या मिला? ग्रेमी पुरस्कार। ठीक है, क्वेश्चन पूछ ले कि इनको पद्म भूषण कब मिला? तो पद्म भूषण बच्चों, पद्म, क्वेश्चन है पद्म भूषण इनको कब मिला? तो पद्म भूषण बच्चों इन्हें 2002 में मिला था, आप इतना याद रखिएगा। तो पद्म विभूषण कब मिला? 2023 में। ग्रेमी मिला 2024 में, और पद्म भूषण मिला 2002 में। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों, जो जाकिर हुसैन है इनका संबंध किससे है? तो ये एक प्रसिद्ध क्या थे बच्चों? तबला वादक थे। क्या थे? तबला वादक थे जाकिर हुसैन। ठीक है, आप याद रखिएगा, तबला वादक, इतना याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, बताइएगा इसका आंसर क्या है बच्चों? क्वेश्चन, कबड्डी की किस शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? तो कौन सी शैली कबड्डी की जिसे आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर होगा क्या बच्चों? संजीवनी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगला क्वेश्चन क्या है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर, गेम चेंजर पुस्तक किसकी है? गेम चेंजर पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? आप बताइएगा सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा शाहिद अफरीद। शाहिद अफरीद की क्या है बच्चों? गेम चेंजर पुस्तक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा साथियों। क्वेश्चन है छठवां, केरल राज्य में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? सभी साथी बताएंगे केरल राज्य में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है बच्चों मकर बिलक्कू। मकर बिलक्कू कहा जाता है बच्चों। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? मकर बिलक्कू केरल राज्य में कहा जाता है। ठीक है, हम बात करें बच्चों मकर संक्रांति को स्नान दान भी कहते हैं। क्या बच्चों? स्नान दान भी कहते हैं साथियों। स्नान दान क्योंकि इस दिन स्नान करते हैं और दान देते हैं। और ये कब मनाई जाती है बच्चों? मकर संक्रांति मनाई जाती है 14 जनवरी। ठीक है, आप याद रखिएगा 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया? तो कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया? बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या बच्चों संप्रभुता हो जाएगा? बच्चों ये तो हमारी संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। समाजवादी भी लिखा गया है बच्चों, और पंचनिरपेक्ष भी लिखा गया है। ठीक है, लेकिन जो साम्यवादी है ये हमारी क्या बच्चों? साम्यवाद जो है बच्चों ये हमारे किस में नहीं लिखा? साम्यवाद जो है बच्चों ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया। ठीक है बच्चों, हम थोड़ी सी बात करते हैं प्रस्तावना की बच्चों। किसकी? प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना को किस देश से ली गई है? प्रस्तावना जो किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर होगा क्या बच्चों? यूएसआर। ठीक है, यूएसआर से प्रस्तावना ली गई है। ठीक है, आप याद रखिएगा इतना, यूएसआर। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या? भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? बताइएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया या अपनाया गया या स्वीकार किया गया, ये तीनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है। ठीक है बच्चों, अंगीकृत, अपनाना, स्वीकार करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंगीकृत जो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आप सभी याद रखेंगे बच्चों। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ हम बात करें तो इस दिन हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है बच्चों, लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। और इस दिन क्या हुआ था बच्चों? इस दिन हुआ था बच्चों स्वीकार। ठीक है, अंगीकृत। स्वीकार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार 11 दिसंबर 1946 की बात करें तो इस दिन क्या हुई थी बच्चों? संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। ठीक है, हम बात करें दूसरी बैठक में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इनको बच्चों स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, और प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं कि कुल बैठक कितनी हुई थी। तो कुल बैठक बच्चों हुई थी 11 सत्रों में 165 बैठकें हुई थी। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा। और जो अंतिम बैठक हुई थी तो अंतिम बैठक जो हुई थी संविधान लागू से 2 दिन पहले हुई थी, यानी कि 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, यहाँ तक आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर, निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्राप्त करने की शर्त नहीं है? तो कौन सी है जो नागरिकता प्राप्त करने की शर्त नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति रखने से नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। ठीक है, निवास स्थान ये नागरिकता प्राप्त करने की शर्त है। वंश के आधार पर हो जाएगा बच्चों नागरिकता प्राप्त, और पंजीकरण के आधार पर। ठीक है साथियों, आप बताइएगा कि कितने तरीकों से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो आप बोलेंगे सभी कि भैया 5 तरीकों से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला क्या हो जाएगा बच्चों? निवास स्थान। दूसरा हो जाएगा बच्चों वंश। तीसरा हो जाएगा पंजीकरण। चौथा हो जाएगा प्राकृतिक कारण। क्या बच्चों आप बोलेंगे सभी? क्या हो जाएगा? प्राकृतिक कारण। ठीक है, प्राकृतिक कारण से भी क्या हो सकती है? नागरिकता प्राप्त हो सकती है। और जी कितना होगा? 3 और 1 चौथा हो गया। और 5वां कौन सा हो जाएगा बच्चों? क्षेत्र को शामिल करके। क्षेत्र को शामिल करके। ठीक है, आप इतना याद रखिएगा, क्षेत्र को शामिल करके भी क्या हो सकता है बच्चों? नागरिकता प्राप्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है 10वां, नागरिकता अधिनियम कब आया था? क्वेश्चन है नागरिकता अधिनियम कब आया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1955।
1955 क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर क्या है 11वां है बच्चों। निम्नलिखित में से अरब वासियों के भारत पर आक्रमण का प्रमुख कारण था। तो ये अरब वासियों ने आक्रमण किया था, इनका क्या कारण था? क्या बच्चों धन दौलत लूटना था, ये भी इसका कारण था, और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। समाज सुधारक जो है बच्चों इसका कारण नहीं था। तो ए और बी इसके क्या हो जाएंगे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी, क्या है बच्चों 12वें का आंसर बताइएगा, सभी बच्चे बताएंगे। तराइन का प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी? क्वेश्चन है तराइन की प्रथम लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ये होगा बच्चों 1191 में क्या बच्चों तराइन की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी बच्चों, जिसमें मोहम्मद गौरी की क्या हुई थी? हार हुई थी। हार किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर अगला है, कर की रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप सभी जानते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कर की रेखा जो है कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और बच्चों पूछ ले यहाँ राज्य की जगह यदि देश पूछ ले कितने देशों से गुजरती है, ये पूछा है भारतीय राज्यों से, कितने देशों से पूछी जाए तो आप बताएंगे बच्चों 17। ठीक है, कितना बताएंगे? 17 देशों से। और भारतीय कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। इतना आप याद रखिएगा। हम बात करते हैं कर्क रेखा जो 8 राज्य हैं वे कौन कौन से हैं बच्चों। तो इसकी एक ट्रिक क्या है, आप ट्रिक याद रखिएगा बच्चों। ट्रिक है बच्चों, क्या है ट्रिक? ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। ठीक है, इतना याद रखिए, मित्र पर गमछा झार। तो ट्रिक से क्या हो जाएगा? मित्र से बच्चों मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, मित्र से क्या हो जाएगा बच्चों? माँ से क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। ता से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, और झारखंड से झारखंड, झार से झारखंड। तो ये सभी ट्रिक के माध्यम से 8 क्या हो जाएंगे? भारतीय राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन का आंसर 15वें का, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप इसका आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चों? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। साथियों, मध्य प्रदेश का एक और राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है वो एक और? तो उसका नाम जो हो जाएगा बच्चों कौन सा? बांधवगढ़। क्या हो जाएगा? बांधवगढ़ जो है ये भी कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ ये दोनों कहाँ के हैं बच्चों? एमपी के। ठीक है, आप याद रखिएगा एमपी के क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी बच्चे। 16वें क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का राष्ट्रीय उद्यान है? तो बच्चों हमने अभी बताया है आपको कि बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों क्या हैं बच्चों? ये तो एमपी के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, और जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों ये केरल का है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन का बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा 17वें का, निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो बच्चों आप बताइएगा प्राथमिक क्षेत्र की पहचान क्या है? तो बच्चों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो बच्चों उद्योग हो जाएगा, पर्यटन हो जाएंगे, बैंकिंग हो जाएगी या कृषि हो जाएगी। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत बच्चों कृषि आती है। ठीक है, कृषि यानी कि कृषि बच्चों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। पशुपालन आता है, वानिकी आती है, मत्स्य पालन आ सकता है। ठीक है, ये सभी प्रकार जो पालन होता है, कृषि होता है, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा पशुपालन कर सकते हैं इसमें। बच्चों द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है बच्चों आप याद रखिएगा बी निर्माण। क्या बच्चों? बी निर्माण याद रखेंगे आप सभी। बी निर्माण का मतलब क्या होता है? जैसे कि बच्चों बी निर्माण जैसे कि कपड़े बनाना। ठीक है, कपड़े बनाना, उद्योग, जूते बनाना, ये सभी बी निर्माण के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन ये आता है, और द्वितीय में बी निर्माण आता है, मतलब कि उद्योग। ठीक है, फैक्ट्री भी आ सकती हैं बच्चों द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे कि तृतीय क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो तृतीय क्षेत्र में क्या आता है बच्चों? तृतीय क्षेत्र में आता है क्या?
सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को बच्चों सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बच्चों बैंकिंग आती है। क्या ऑप्शन सी इसका राइट होगा, बैंकिंग। शिक्षा आ सकती है बच्चों, शिक्षा, क्योंकि जो शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं वो भी क्या करते हैं, सेवा देते हैं। शिक्षा आ सकती है, होटल आ सकती है बच्चों, होटल, ये सभी कौन से क्षेत्र में आते हैं, तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। क्वेश्चन है कितना 19वां, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन हैं। तो अष्टाध्यायी के जो रचयिता हैं बच्चों कौन हो जाएंगे, पाणिनि। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। जो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है बच्चों, चाणक्य। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे बच्चों, चाणक्य। अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य। ठीक है, वाल्मीकि आप सब जानते हैं रामायण के रचयिता हैं, और वेद व्यास जो हैं बच्चों महाभारत के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी, क्वेश्चन नंबर 20वां और प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, 20 क्वेश्चन थे। आराम हराम ये नारा किसने दिया, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे और साथ ही बताएंगे कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली